फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैंने पिछले क्लास में कुछ डिस्कस किए थे, सेक्शन 299 पे डिस्कस किए थे, बट वो ऑनलाइन क्लासेस थे। मेरे को कुछ ऐसा लगा कि शायद वहाँ कन्फ्यूज़न आप लोग को रहा हो, इसलिए मैं इसको फिर से एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, सेक्शन 299 आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमोसाइड, जिसमें मैं आज आपको उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि सेक्शन 299 है क्या, आपराधिक मानववध है क्या, कल्पेबल होमोसाइड क्या है, होमिसाइड क्या है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। बिल्कुल ध्यान से आप ये लेक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आईपीसी का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Section 299 IPC. The terms culpable homicide and murder are the two most confusing terms. अक्सर देखने को मिला है कि बहुत से स्टूडेंट सेक्शन 299 और सेक्शन 300 जो मर्डर है, इसमें कन्फ्यूज़न तो रहता है, बट अगर हम इसको सिंसियरली अगर पढ़ें तो इसमें कुछ सिर्फ मेजर डिफरेंस है कि सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर है और ये कब मर्डर नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं चैप्टर 4 पे। अगर चैप्टर 4 पे है तो वो क्या होगा, वो मर्डर होगा, वो मतलब लीगली मर्डर होगा। तो इसके बारे से इसमें बताया है। तो अपन देखें तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं इस इंडियन पेनल कोड में 1860 में। देयर इज ए थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। इसमें दो कंडीशन है। कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनियस एंड मर्डर इज द स्पेसियस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑफेंस लाइन इन द ग्रेविटी विथ विच द ऑफेंस हैज बीन परपेट्रेटेड। Therefore in this section, तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि होमिसाइड है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि ये जो वर्ड है होमिसाइड, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसमें द वर्ड होमिसाइड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म्स। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। होमी मीन्स होता है, होमी से मतलब है मैन से, एंड सीडो जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, सीडो मीन्स होता है कट या किल। तो होमी मतलब एक मैन द्वारा अनदर जो मैन है उसके द्वारा क्या करना, किल करना या कट करना। ये क्या हो जाता है, ये होमिसाइड हो जाता है। तो होमिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन, जिसको सेक्शन 299 में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें ये सेक्शन कहता है कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. Culpable homicide when exercised under this influence of the general exceptions mentioned under section 76 to section 100 of the Indian Penal Code is lawful homicide. इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उस पर बात करूँगा, आपको आगे बताऊँगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्ट जो होना चाहिए किससे होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसको एक्ट को किया होना चाहिए। और ऐसे एक्ट के द्वारा क्या होनी चाहिए कि उसमें किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कट या किल, या उसमें मारा जाना चाहिए, मतलब उसको उसकी डेथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या बोला मैंने, ये ह्यूमन बीइंग जो क्या करेगा, उस मर्डर को करेगा
और ऐसी मृत्यु किसके द्वारा, एक्ट के द्वारा, उस ह्यूमन बीइंग द्वारा जो एक्ट किया जाएगा उसके द्वारा। और इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है कि वो इंटेंशन होना चाहिए। क्या, इंटेंशन, मृत्यु कारित करने के आशय से, है ना, तो वो इंटेंशन होना चाहिए। और इस पे मैंने अभी सेक्शन पे मैंने बताया कि बॉडली इंजुरी मतलब ऐसी शारीरिक क्षति विथ इंटेंशन के साथ कि क्या हो, कि वो मर जाए, उसका डेथ हो जाए, या फिर क्या, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज मीन्स हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो एक्ट किया गया है वो इतना क्या था, हार्मफुल था कि हमारे द्वारा जो उसको इंजर्ट किया गया, जो हमारे द्वारा हिट उसको किया गया, उससे क्या हो रही है, उसका डेथ होना ये पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आगे बोर्ड में लिख रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। सो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड आर एज फॉलोज। फर्स्ट देखेंगे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फर्स्ट है कॉजिंग द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए उसको करने के लिए, वो एक्ट करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग होगा। देन सेकंड देखेंगे डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय सच एन एक्ट, मतलब वो जो डेथ हुआ है किसके द्वारा होनी चाहिए, उस एक्ट के द्वारा होनी चाहिए, उस व्यक्ति के जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्ट करेगा उसके द्वारा होनी चाहिए। देन थर्ड द एक्ट मस्ट हैव बीन डन, और वो कार्य क्या किया होना चाहिए, कि वह कार्य से क्या हुआ होना चाहिए, उसका डेथ हुआ होना चाहिए। तो उसमें आप थर्ड के फर्स्ट में देखेंगे विथ इंटेंशन कॉजिंग डेथ, मतलब क्या, वो इंटेंशनली, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो उसकी मृत्यु कारित करना चाहता था, वो कॉजिंग जो उसका कारण था वो डेथ का था। देन सेकंड देखेंगे पॉइंट नंबर 3 के सेकंड में इंटेंशन प्लस बॉडली इंजुरी प्लस डेथ, मतलब और क्या होना चाहिए, उस इंटेंशन के साथ में क्या होना चाहिए, बॉडली इंजुरी, जो शारीरिक जो क्षति है, जो उपहति है, उसको इतनी शारीरिक मतलब उसको इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाना, नेचुरल जो कम चोट है उससे ज़्यादा नेचुरल अननेचुरल रूप से अधिक उसको चोट पहुंचाना है, तो ये बॉडली इंजुरी प्लस डेथ। तो इंटेंशनली क्या होना चाहिए, इंटेंशन के साथ में बॉडली इंजुरी प्लस डेथ, तब वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। देन थर्ड देखेंगे एक्ट प्लस नॉलेज प्लस बॉडली इंजुरी प्लस बॉडली इंजुरी, उसके शरीर को क्षति पहुंचाना प्लस डेथ। तो क्या हो रहा है, उस एक्ट के कारण क्या हो रहा है, उसको ज्ञान था कि उसने उसको ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई, उसको इतना ज़्यादा चोट पहुंचाया, उसको इंजर्ट किया, और जिसके कारण क्या हुआ, उसका डेथ हो गया। तो ये क्या हो गए, ये इनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट ये है कि कॉजिंग द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय सच एन एक्ट, और उस एक्ट के कारण क्या होना चाहिए, किसी की मृत्यु होनी चाहिए। तो कैसी, मस्ट हैव बीन डन, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन क्या बोल रहा है कि इंटेंशनली होना चाहिए जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। देन सेकंड देखें इंटेंशन प्लस बॉडली इंजुरी प्लस डेथ, और ऐसा उसको क्या कर रहा है, बॉडली इंजुरी हमने पहुंचाया है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। देन थर्ड देखेंगे एक्ट प्लस नॉलेज, क्या है, हमने जो एक्ट किया उसका हमारे क्या था, ज्ञान में था, नॉलेज में था, और हमारे नॉलेज में भी पता है कि हमने उसको इतनी चोट पहुंचाई कि हो सकता है उसकी मृत्यु की संभावना बनी, ये हमको हमारे नॉलेज में है, इंजुरी प्लस डेथ, और ये हो जाएगा इसके इंग्रेडिएंट्स। तो बच्चों इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन भी करें और प्रैक्टिस भी करें लिख के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपको मिलेगा इस सेक्शन के बाद में, सेक्शन 299 के बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 3 एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हैं। मैं बिल्कुल आपको उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। और देन इसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है क्या कह रहा है, ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजुरी टू अनदर हु इज़ लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर डिजीज और बॉडली infirmity and thereby accelerates the death of the other shall be deemed to have caused his death। मीन्स इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को क्या बोल रहा है, जिसका क्या बोल रहा है कि वो डिसऑर्डर है उसको अंडर डिसऑर्डर लेबरिंग, मतलब वो क्या बोल रहा है कि वो क्या है, किसी विकार रोग
या उसका कोई बॉडी का जो कोई भी उसका जो पार्ट्स हैं वो क्या अंग शैथिल्य मतलब वो काम नहीं कर रहा है, या उसके मतलब बैक साइड में कुछ कुबड़ हो, इस तरीके से की बात कर रहा है कि वो किसी विकार रोग या तो उसको कोई किसी प्रकार की उसको बीमारी है, या उसका अंग जो है काम नहीं कर रहा है, या कहीं पर उसके बॉडी के जो पार्ट हैं बहुत ही मतलब वो क्या है मतलब क्या बोलते हैं नाजुक ऐसी है, या शारीरिक क्षति करता है। तो ऐसे उसके किसी पार्ट पे क्या कर रहा है कि अगर उसको कहीं हम उसको अगर इंजर्ट करते हैं या हिट करता है कोई व्यक्ति, और उसके द्वारा क्या होता है उस व्यक्ति को क्या होता है मृत्यु उससे हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि ये क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड है। देन नेक्स्ट इसका जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ये डिफाइन करता है कि where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death all through by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ कोई शारीरिक क्षति मतलब जो बॉडली इंजूरी है, जहाँ कोई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, हमने क्या किया मैंने आपको इसमें बताया था, आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कि इंटेंशनली बॉडली इंजूरी सेकंड पॉइंट थर्ड का, तो क्या बोल रहा है कि उसी को बता रहे हैं कि जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हुई होगी, हमने उसको इतनी बॉडली इंजूरी उसको इतना ज़्यादा उसको चोट पहुंचाई, जहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसे शारीरिक क्षति कारित की हो, मतलब कोई भी पर्सन आप हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, मैंने किसी अनदर पर्सन को क्या किया इतना उसको जोर से मारा कि वो क्या हो गया बेहोश हो गया, या उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी तो क्या हो गया उसको ज़्यादा इंजर्ड हो गया, तो उससे क्या हुआ कि मैंने पहुंचाया आपने किया, सपोज एग्जांपल में आप अपने को रखें यहाँ पर, और ऐसी शारीरिक क्षति ऐसी इंजर्ड उसको करने के बाद में उसने वह मृत्यु कारित की है, किसने या तो मैंने या आपने। तो अगर हमने अगर किसी का ऐसा चोट पहुंचाकर उसको क्या किया है उसको उसके कॉजेज डेथ हुआ है उसके हमारे द्वारा, तो यह समझा जाएगा यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा से भी मृत्यु रोकी जा सकती थी। अगर क्या बोल रहे हैं अगर हम मान लीजिए उसको हॉस्पिटल ले गए कुछ ले जाए, अगर उससे रुक सकती थी और हमने ऐसा अगर नहीं किया है तो भी क्या होगा वो कल्पेबल होमिसाइड में वो आएगा। देन नेक्स्ट थर्ड एक्सप्लेनेशन इसका कहता है कि द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth through the child may not have breathed or been completely burned। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने बताया था आपको जब हमने ऑनलाइन क्लास लिया था कि जो माँ के गर्भ में जो शिशु है स्थित शिशु है उसकी अगर मृत्यु को कारित करना मानववध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा बोल रहा है क्योंकि वो उस समय बाहर नहीं आया है। जैसे अपन उसको कोई इंजेक्शन के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर उसको गर्भ में ही उसको क्या करते हैं उसको डेथ कारित कर देते हैं तो वो क्या होगा एक कल्पेबल होमोसाइड में नहीं आएगा, मानववध नहीं है। किंतु अगर कोई जो चाइल्ड है और वो जीवित है कि मृत्यु कारित करना, अगर उसका कुछ पार्ट अगर बाहर आ गया है या यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने सांस ले ली हो या पूर्णतः उत्पन्न ना हुआ हो, तो वो किस में आएगा कि वो कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। जब वो बर्न होकर बाहर आ गया, सांस ले लिया है या उसका कुछ पार्ट भी बाहर निकल गया, बट इतना है कि उसको गर्भ में उसको मार देने से वो इसमें क्या होगा कल्पेबल होमोसाइड नहीं आएगा, वो हत्या में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कल्पेबल होमिसाइड है और कौन से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है, इसके बारे से हम आगे चर्चा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि जो आपराधिक मानववध है कल्पेबल होमिसाइड है वो कब मर्डर नहीं है, मतलब आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, ये मर्डर कब नहीं है। इसके एक्सेप्शंस है, इसमें 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट तो ये कहता है ये कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर विल्स deprived of the power of the self control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर जब आपराधिक मानव हत्या कब नहीं है, जब वो क्या हो रहा है कि वो
सडन प्रोवोकेशन मतलब किसी को अचानक प्रकोपन देना, या वो अपने आत्मसंयम से अगर वो बाहर हो गया, मान लो कोई उसको कुछ ऐसी उसको मतलब कुछ ऐसे भड़काऊ गाली दे रहा है जिससे वो अपने आपा खो बैठा, अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा, अचानक कोई प्रकोपन दे रहा है, या फिर ये कहें कि मिस्टेक, भूल है ना, मैंने बताया था आपको कि मिस्टेक अगर भूल से किसी को हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये किस में आएगा, ये मर्डर में नहीं आएगा, हत्या में नहीं आएगा। तो उसी पे ही ये 3 एक्सप्लेनेशन है जिसको ये बता रहा है। तो फर्स्ट ये कहता है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट साउट और द वॉलेंटरी प्रोवोक्ड बाय द अफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। मतलब ये कह रहा है कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने, मतलब उसको डेथ कारित करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा, या जो उसमें वो चाहता हो स्वेच्छा अपने रूप से उसको न किया गया हो। मतलब कोई उसको अचानक प्रोवोकेशन दे रहा है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ और दूसरा कुछ मुझे क्या कर रहा है, उसको भड़का रहा है कि नहीं जल्दी से मार दे ऐसा करके। तो इस टाइप से उसको सडन प्रोवोकेशन में जब ऐसा होता है तो वो क्या होगा, वो हत्या नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the power of such public servant। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्रकोपन जो है, प्रोवोकेशन है, किसी ऐसे बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है के द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों को विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब उसको क्या कर रहा है, अपने अंडर जो ऑफिसर है उसके अंडर में वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसके अंडर में ऐसे विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो तो वो क्या होगा, वो हत्या नहीं होगा। देन थर्ड देखेंगे, दैट द प्रोवोकेशन इज द नॉट गिवन द एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। और ये कह रहा है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक ये कह रहा है कि यह प्रकोपन किसी ऐसे बात द्वारा न दिया गया हो जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो। तो ये सेल्फ डिफेंस में ऐसा ना दिया गया हो तो वो नहीं होगा। तो ये 3 इसके एक्सेप्शंस हैं, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे। इसमें स्पष्टीकरण में प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं, अपराध को हत्या कोटि में लाने से बचा दे, ये फैक्ट का क्वेश्चन है। ये उस समय उसमें जो कंडीशंस हैं, जो उसमें बोले जो परिस्थितियां हैं, उसको देखकर ये पता लगाया जा सकेगा कि वो प्रोवोकेशन के कारण हुआ कि नहीं हुआ, कि वो बाय मिस्टेक था, कि एक्सीडेंट था, कि सेल्फ कंट्रोल, आउट ऑफ सेल्फ कंट्रोल था, कि क्या था। ये सब कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस घटना पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसा हुआ। उन सारी चीज़ों से इसके फैक्ट निकाले जाते हैं, तब ये क्या होता है, प्रूव होता है। तो ये एक्सेप्शंस है। ये कहता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, मीन्स व्हेन कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट ए मर्डर। इसके 3 एक्सेप्शंस है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ें, इसके जो दृष्टांत हैं, जो इसके एग्जाम्पल हैं, उसको भी केयरफुली रीड करें।